नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। कहावत है कि स्वर्ग और नर्क कुछ नहीं होता, अपने कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है विकास दुबे के साथ। जान बचाने के लिए सड़कों की खाक छान रहा है। चंद रोज पहले तक जो खुद किसी शहंशाह से कम नहीं था, उसे छुपने के लिए किसी होटल में कमरा तक नहीं मिल रहा। परछाई की तरह साथ चलने वाले गुर्गे नहीं रहे, आलीशान गाड़ियां नहीं रही, महलनुमा घर नहीं रहा, और न ही वो सल्तनत रही जो उसने खुद बनाई थी। केवल यूपी नहीं बल्कि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों की पुलिस विकास दुबे को खोजने में लगी है। अब विकास दुबे की नई तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के पास फरीदाबाद की एक सड़क के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में विकास दुबे दिखाई दिया। सड़क पर किसी आम आदमी की तरह ऑटो का इंतजार करता हुआ और फिर ऑटो में बैठकर जाता हुआ। यह तो तय हो गया कि विकास दुबे फरीदाबाद में था। यह भी माना जाने लगा कि वो दिल्ली के पास अलग अलग शहरों में छुपता हुआ घूम रहा है। और क्योंकि वो एक होटल में कमरा लेने पहुंचा था, इसलिए यह भी साफ हो गया कि उसे छिपने का ठिकाना भी नहीं मिल रहा। विकास दुबे कोई उत्तर प्रदेश के इतिहास का पहला गैंगस्टर नहीं है। यूपी में कानून को जूते की नोक पर रखकर जुर्म का कारोबार बढ़ाने वाले कई बड़े नाम हुए भी, मिट भी गए। 90 के दशक में श्री प्रकाश शुक्ला का राज पूरे यूपी में चलता। एक ऐसा अपराधी जिसके नाम का आतंक पूरे यूपी में था, लेकिन उसे भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। मोटे तौर पर इस तरह के अपराधियों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले वो जो जुर्म के रास्ते दौलत कमाते हैं और फिर सियासत की बैसाखी थामकर अपना कद बढ़ाते हैं। ऐसे ही लोग बाद में बाहुबली भी कहलाते हैं, जिनकी लिस्ट यूपी में बहुत लंबी। बिहार के जहानाबाद के एक शायर हैं विनय कुमार। उन्होंने लिखा, जिसका सिक्का वही कसौटी सुनते रहिए झंकारे, एक बार संसद में पहुंचा खोटा सिक्का खरा हुआ। दूसरे हिस्से में विकास दुबे जैसे अपराधी आते हैं। ऐसे अपराधी जो ताकत और डर के बूते सिस्टम को काबू में करने की कोशिश करते हैं और अपना काला साम्राज्य फैलाते हैं। हालांकि विकास दुबे ने भी सियासत में दखल बनाए रखने के लिए पूरा जोर लगाया, सियासी रसूख बनाने में कामयाब भी हुआ, लेकिन वो खुद कभी बहुत बड़ी सियासी ताकत नहीं बन पाया। फिर भी ताकत का गुरूर अब विकास दुबे के सिर पर चढ़ने लगा था। कहते हैं यूपी में अवैध हथियार खरीदना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यूपी के पूर्व डीजीपी हैं प्रकाश सिंह। उन्होंने चंद रोज पहले एक लेख लिखा जिसमें कुछ दिलचस्प आंकड़े दिए। सबसे ज्यादा हथियारों के मामले में भारत दुनिया में केवल अमेरिका से पीछे है। देश में 7 करोड़ हथियार होने का अनुमान है, जिनमें केवल 1 करोड़ ही लाइसेंस शुदा हथियार है। इसलिए कहते हैं कि हथियार रखने वाला कोई बड़ा अपराधी नहीं होता, बल्कि सही वक्त पर बिना ज्यादा सोचे हथियार चलाने की हिम्मत जुटा लेना किसी को अपराधी बनाता है। अपराधी कितना भी बड़ा हो, उसमें खाकी वर्दी का खौफ जरूर होता है। यानी सामने अगर पुलिस हो तो गोली चलाने से पहले अपराधी 100 बार सोचता है। लेकिन कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। विकास दुबे ने पुलिस वालों को ही सबक सिखाने का फैसला कर लिया। खाकी वर्दी वालों का ऐसा नरसंहार जैसा यूपी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन अब विकास दुबे के सामने जान बचाने की चुनौती है। कानपुर की घटना में जो लोग भी शामिल हैं, उनके विरुद्ध पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे। 12:30 से 1 के बीच में यहाँ आया था। उसने मैंने उनसे आईडी मांगी, उन्होंने अपना पैन कार्ड दिखाया अंकुर नाम का, जिसमें ना एड्रेस था ना फोटो थी। गुनाहों के विकास का सर्वनाश।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और नेपाल कानपुर कांड के मास्टरमाइंड विकास का सुराग पाने के लिए पुलिस करीब एक हफ्ते से इन जगहों के चप्पे चप्पे को तलाश रही थी और उसका पहला सुराग मिला दिल्ली से सटे फरीदाबाद में। और यहीं से कानपुर कांड के बाद विकास की पहली तस्वीर सामने आई। विकास की यह तस्वीर उस गेस्ट हाउस के सीसीटीवी में कैद हुई जहां विकास एक कमरा लेने पहुंचा था। गेस्ट हाउस के मालिक के मुताबिक विकास के साथ उसके 2 साथी भी थे, लेकिन उनके पास आईडी कार्ड नहीं था, इसीलिए उन्हें कमरा नहीं दिया गया, जिसके बाद वो गेस्ट हाउस में चले गए। वो 12:30 से 1 के बीच में यहाँ आया था। मैंने उनसे आईडी मांगी, उन्होंने अपना पैन कार्ड दिखाया अंकुर नाम का, जिसमें ना एड्रेस था ना फोटो थी। मैंने उनसे कोई दूसरी आईडी दे दो आप अपनी मुझे। उन्होंने कोई मुझे आधार कार्ड दिया ना कोई डीएल दिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं करी, फिर नीचे चले गए वापसी। वापसी चले गए। उसके बाद क्या आपने पुलिस को जानकारी दी थी, फरीदाबाद पुलिस के इस बारे में? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कितने लोग थे उनके साथ विकास? 2 जने थे वो। 2 लोग थे उनके साथ। अच्छा, इसके बाद ये बताइए कि पुलिस कब आपके यहाँ पहुँची? पुलिस 3:30 से 4 बजे के आसपास। गेस्ट हाउस के मालिक का यह जरूर कहना है कि विकास को उसने कमरा नहीं दिया। हालांकि सूत्रों की माने तो विकास गेस्ट हाउस में एक रात अपने भतीजे प्रभात के साथ रुका था। अब सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन, इसका फैसला पुलिस को करना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद के बड़कल चौक के गेस्ट हाउस में। ये वही गेस्ट हाउस है, आप देख सकते हैं, श्री सासाराम गेस्ट हाउस। और इसी गेस्ट हाउस में बताया जा रहा है कि विकास दुबे वाले कद काठी का एक शख्स अपने सहयोगी के साथ यहीं पर रुका हुआ था, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे थे। एक रात तक वो यहाँ पर रुका हुआ था और इसी जीने से होते हुए विकास दुबे जो है वो इस गेस्ट हाउस में गया था जब यूपी एसटीएफ उसको तमाम जगहों पर तलाश रही थी, ढूंढ रही थी। उस वक्त बताया जा रहा है कि वो दिल्ली एनसीआर में विकास दुबे रुका हुआ था और इसी गेस्ट हाउस से होते हुए, इसी जीने से होते हुए, इसी स्टेयर्स से होते हुए वो गेस्ट हाउस में गया था। लेकिन फिलहाल जो रूमी हैं, जो इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं, उनका कहना है कि विकास दुबे यहाँ पहुंचा था लेकिन वो 3 मिनट तक ही यहाँ पर रिसेप्शन पर खड़ा रहा। विकास बिना गाड़ी के एक बैग लेकर मंगलवार को पूरे दिन फरीदाबाद की सड़कों पर शायद भटकता रहा, क्योंकि गेस्ट हाउस के बाद उसकी एक और सीसीटीवी में तस्वीर कैद हुई। ये तस्वीरें एक रेस्टोरेंट के सीसीटीवी की हैं, जिसमें विकास सड़क पर अकेला खड़ा नजर आ रहा है। सड़क पर एक बैग लेकर खड़ा ये शख्स विकास ही है और ये तस्वीर भी फरीदाबाद की है। यहाँ विकास कुछ देर सड़क पर खड़ा रहता है और फिर एक ऑटो में बैठकर चला जाता है। 3:30 या 4 बजे करीब पुलिस आई थी। यही वीडियो कैमरा की फुटेज देखी थी वीडियो, उसमें एक आदमी था जो रोड से ऑटो ले रहा था। अच्छा, उन्होंने देखा वो वीडियो, कहा ये हो सकता है विकास दुबे। फरीदाबाद में विकास की हलचल को देखने के बाद गुरुग्राम और पूरे एनसीआर में पुलिस चौकन्नी हो गई। सीसीटीवी की तस्वीरों से साफ हो गया कि पुलिस से लुका छिपी कर रहे विकास ने फरीदाबाद में अपना अड्डा बना रखा था और उसका यहाँ कोई मददगार भी है। पुलिस को उस मददगार का भी सुराग मिल ही गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद के न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस लगातार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। घर के अंदर फरीदाबाद पुलिस मौजूद है, छत के ऊपर फरीदाबाद पुलिस मौजूद है। और यहाँ पर देखिए ये जो घर है, ये जो मकान है, ये शांति मिश्रा है और मकान नंबर 38 है, सेक्टर 87 में होता है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद पुलिस इस वक्त दरवाज़ा बंद कर दी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लगातार यहाँ पर जारी है। न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स है ये और यहीं पर बताया जा रहा है कि विकास दुबे अपने सहयोगियों के साथ रह रहा था। फरीदाबाद में विकास का सुराग मिलते ही पुलिस न्यू इंदिरा कॉम्प्लेक्स के मकान नंबर 38 में दबे पांव पहुंची, लेकिन पुलिस के आते ही मकान की छत से गोलियां चलनी शुरू हो गई। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। बाद में पुलिस ने मकान से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन विकास यहां भी हाथ नहीं आया। पुलिस को इस घर से 4 पिस्तौल मिली है, जिसमें 2 पिस्तौल उत्तर प्रदेश पुलिस की है, जिसे मुठभेड़ की रात लूटा गया था। इसके साथ ही मकान से 44 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। श्रवण कुमार मिश्रा और अंकुर सन ऑफ श्रवण कुमार और कार्तिक के। इन तीनों पे आरोप क्या है? क्या इनके पास से रिकवर क्या हुआ है? मिला क्या है? पिस्तौल मिले हैं। पिस्तौल कितनी पिस्तौल मिली है? 4।
4 पिस्टल मिली है। हाँ, तो सर क्या कानपुर पुलिस से लूटी हुई भी? हाँ, दो कानपुर पुलिस से लूटी हुई और 2 अवैध हथियार है पिस्टल। फरीदाबाद में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया वो विकास के काफी करीबी हैं। इनमें पहला नाम है अंकुर का, जो विकास का रिश्तेदार है, जबकि दूसरा शख्स है श्रवण, ये अंकुर का पिता है, और तीसरा शख्स है प्रभात, जो बिकरू गांव का रहने वाला है और विकास का करीबी। उसके 3 सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। अंकुर के पिता और प्रभात यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। विकास दुबे का रिश्तेदार ये बताया जा रहा था, और इस वजह से देखिए यहाँ पर तस्वीरों में कि यहाँ पर लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। फरीदाबाद पुलिस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सर क्या कुछ जानकारी मिली है सर? अभी कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं, अभी देख रहे। सर कितने लोगों को गिरफ्तारी हुई है सर? 3। कानपुर कांड में विकास और उसके साथियों ने पुलिस के बहुत से हथियार लूटे थे, वो एक एक करके बरामद हो रहे हैं, लेकिन पुलिस को अब भी लूटी गई AK-47 राइफल बरामद नहीं हुई है। हमारी अब केवल 2 वेपन ऐसे हैं जो घटना में गायब हुई थी या लूटी गई थी, AK-47 और एक इंसास। उसके रिकवरी के प्रयास जारी हैं। 3 अन्य जो पिस्टल गायब थी, वो एक पिस्टल उसी दिन मुठभेड़ के तत्काल बाद एक जो बदमाश मारा गया था उससे प्राप्त हो गया था। 2 आज हमारी रिकवर हो गए। पुलिस से आंख मिचौली खेलने वाला विकास बेहद शातिर भी है। पुलिस से बचने के लिए उसने पुलिस को चकमा देने का भी तरीका तलाश लिया था। इसके लिए उसने मशहूर हिंदी फिल्म दृश्यम से एक आइडिया चुराया। फिल्म दृश्यम में जिस तरह सबूत मिटाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किया गया, विकास ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने अपना मोबाइल नेपाल भेज दिया। मोबाइल नेटवर्क को ट्रैक करके पुलिस ने नेपाल में विकास की तलाश तेज कर दी, लेकिन विकास पुलिस को चकमा देकर फरीदाबाद पहुंच गया। हिंदी फिल्म दृश्यम में ठीक ऐसा ही दिखाया गया है। विकास की काली करतूतों की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, उससे जुड़ी हैरान करने वाली जानकारियां भी सामने आ रही हैं। मुठभेड़ की रात पुलिस के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनी थी ये JCB मशीन, जिसे विकास ने अपने घर के रास्ते में ऐसे खड़ा कर दिया था कि पुलिस की गाड़ियां आगे ना आ सकें और पुलिस को गाड़ी से उतरना पड़े। इसी का फायदा उठाकर विकास ने पुलिस पर गोलीबारी की थी। न्यूज़ 18 ने खुदाई करने वाली मशीन के मालिक को तलाश लिया, जिसका कहना है कि विकास ने उससे जबरन रास्ता रुकवाया था। ड्राइवर का सुबह कॉल आया, उसने मुझको ये बताया कि वहाँ पे कोई वारदात हो चुकी है, वहाँ गोली चल गई, तो हम लोग वहाँ से भाग आए और JCB वहीं पे छोड़ आए हैं। फिर हमने ठीक कोई बात नहीं, फिर उसके बाद न्यूज में देखा तो मालूम हुआ कि JCB बेड़ा होके लगा दी गई वहाँ पे। फिर जब ड्राइवर उसको बुलाया हमने, तो ड्राइवर आया, उसने हमको बताया कि ये JCB उन्होंने जबरदस्ती लगवाई थी। कानपुर कांड की कड़ियां जोड़ी जाएं तो ये साबित हो जाता है कि विकास एक शातिर और खूंखार गैंगस्टर है। उसने बेहद चालाकी से अपनी बिसात बिछाई और फिर इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देकर फरार भी हो गया। विकास के गांव के लोगों के मुताबिक वारदात करने के बाद विकास ने भागने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। मालूम हुआ कि ये एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक और बड़ी गाड़ी से कैलई गांव से निकला रात 2 बजे। बड़ी तेजी से, वो बता रहे थे कि ब्रेकर बने हुए हैं बड़े, लेकिन गाड़ी 100 की स्पीड में निकल रही थी वहाँ। 8 पुलिस वालों को शहीद करने वाले विकास के एक एक साथी को पुलिस अब चुन चुन कर उसके अंजाम तक पहुंचा रही है, और इसी के साथ विकास की काली दुनिया को जमींदोज करने की शुरुआत भी की जा चुकी है। पुलिस अब विकास की काली कमाई से बनाई गई दौलत की जांच भी कर रही है, जिसमें सबसे पहला नंबर उसके मकान का है। कानपुर में गुरुवार 2 जुलाई की रात जो हुआ वो कोई आम घटना नहीं थी। एक ऐसा एनकाउंटर जो पुलिस वालों का नरसंहार बन गया। एक ऐसा एनकाउंटर जहां अपराधी चंबल के डाकुओं की तरह पूरी तैयारी के साथ थे। एक ऐसा एनकाउंटर जहां पुलिस बिल्कुल लाचार दिखाई दी और जिसकी कीमत 8 पुलिस वालों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पहले भी एनकाउंटर नाकाम हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी चूक का कोई दूसरा मामला सामने नहीं आता। 2007 में, यानी 13 साल पहले, जुलाई का ही महीना था जब डाकुओं के गिरोह का खात्मा करने के लिए STF की टीम गई। ठोकिया नाम का डाकू STF पर भारी पड़ा और STF के 6 जवान उस मुठभेड़ में शहीद हो गए। इसके 1 साल बाद ठोकिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। 2009 में घनश्याम केवट नाम के डाकू को PAC ने घेर लिया था।
मुठभेड़ लंबी चली और पीएसी के प्लाटून कमांडर समेत 2 पुलिस वाले शहीद हो गए। करीब 7 साल पहले 2 मार्च 2013 को प्रतापगढ़ के कुंडा के बलीपुर गांव में यूपी पुलिस के सीओ जियाउल हक की हत्या कर दी गई थी। लेकिन पुलिस जिसे एक मामूली गुंडा मान रही हो, उसने महज गिरफ्तारी से बचने के लिए 8 पुलिस वालों का बेरहमी से कत्ल कर दिया हो, ऐसा दूसरा कोई मामला नहीं। मुख्यमंत्री हों या राज्य के डीजीपी हों, घटना के फौरन बाद कह चुके हैं कि 8 पुलिस वालों की शहादत जाया नहीं जाएगी, क्योंकि इस मामले को सुलझाना अब पुलिस ही नहीं पूरी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। राज्य के डीजीपी खुद पुलिस की अलग अलग टीमों से और अलग अलग राज्यों की पुलिस से संपर्क में, इसीलिए विकास दुबे और उससे जुड़ी हर कड़ी की पहचान की जा रही है। केवल विकास दुबे को पकड़ना मकसद नहीं है, बल्कि उसके पूरे साम्राज्य का अंत करने की चुनौती। विकास दुबे की मदद करने वाले 2 लोगों का एनकाउंटर तो 3 जुलाई को ही हो गया था। अब उसका दायां हाथ कहे जाने वाले अमर दुबे को भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि अमर दुबे भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने 2 जुलाई की रात पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई थी। यहां तक कि विकास दुबे को भगाने वालों में भी अमर दुबे की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। अब पुलिस चुन चुनकर उन तमाम लोगों तक पहुंच रही है जिनका ताल्लुक विकास दुबे से हो या फिर 2 जुलाई की उस भयानक रात से हो। की घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जुर्म के विकास पर कैसे कसा शिकंजा। अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी, जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा। कैसे खुली शिवली के डॉन की क्राइम डायरी। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की चाहत में विकास दुबे इतना आगे बढ़ गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो अपनी मौत को न्योता दे रहा है। राजनीतिक दलों से कनेक्शन के बूते विकास ताकत के नशे में इस कदर चूर हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब मौत उसके सिर पर मंडराने लगी। अपने रसूख के दम पर पुलिस की गिरफ्त से बचते आए विकास दुबे को एहसास ही नहीं हुआ कि उसके पापों का घड़ा भर चुका है। तो 8 पुलिस वालों की मौत के बाद शिवली के डॉन को उसके किए की सजा देने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक एक कर विकास के गुर्गों पर शिकंजा कसना शुरू किया। पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने एक एक कर उसके ठिकानों पर छापा मारना शुरू किया। विकास के पाताल लोक की पड़ताल शुरू हुई। विकास की किले नुमा हवेली ढहा दी गई। उसके अड्डों से भारी मात्रा में हथियार और बमों का जखीरा बरामद किया जाने लगा। विकास दुबे ने कानपुर और उससे सटे इलाकों में दहशत का जो साम्राज्य खड़ा किया था, उसमें सबसे बड़ा किरदार अदा किया था अमर दुबे ने। वही अमर दुबे जिसे विकास का दाहिना हाथ कहा जाता था। वही अमर दुबे जिसे विकास का राजदार कहा जाता था। वही अमर दुबे जो विकास दुबे की गैंग का शार्प शूटर था। वही अमर दुबे जो 2 जुलाई की रात पुलिस वालों पर घात लगाकर हमला करने में शामिल था। लिहाजा हाथ में बंदूक लेकर शिवली के डॉन के साथ टशन दिखाने वाले अमर दुबे की पुलिस को शिद्दत से तलाश थी और ये तलाश खत्म हुई हमीरपुर में।
प्रदेश पुलिस और एसटीएफ को अमर दुबे के हमीरपुर में छिपे होने की खबर लगी, जिसके बाद उसे घेर लिया गया और सरेंडर करने को कहा गया। लेकिन विकास का गुर्गा अमर दुबे एसटीएफ पर गोलियां चलाने लगा। स्पेशल टास्क फोर्स ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अमर को गोली लग गई। जख्मी हो चुके अमर दुबे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अमर दुबे के पास से 32 बोर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई। मौदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ, इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। कानपुर के चौबेपुर थाने में अमर दुबे के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं। उस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा हुआ था। तो अमर दुबे के बारे में जो जानकारियां हाथ लगी हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद फरार दुर्दांत बदमाश विकास दुबे का भतीजा अमर ही शूटर का इंतजाम करता था। हर वारदात को अंजाम देने का जिम्मा अमर के ऊपर ही रहता था। वो राइफल लिए बदमाशों के साथ हमेशा विकास के साथ ही रहता था। तो घटना वाले दिन भी अमर दुबे विकास के घर पर अपने हथियार बंद गुर्गों के साथ मौजूद था। अमर के पिता संजीव दुबे गांव में खेती का काम करते हैं। घटना के बाद से ही संजीव भी परिवार समेत घर छोड़कर फरार हो गए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अमर दुबे के पिता को परिवार समेत गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, विकास दुबे के एक और गुर्गे को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। 50,000 के इनामी बदमाश और विकास दुबे गैंग के सदस्य श्यामू वाजपेयी को चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। कानपुर के चौबेपुर थाने क्षेत्र का रहने वाला कुख्यात बदमाश विकास दुबे का गुर्गा श्यामू वाजपेयी, जिसके साथ पुलिस की आज सुबह मुठभेड़ हुई है। 6:10 पर पुलिस के अनुसार ये मुठभेड़ हुई है। 3 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी आए थे जो जांच कर रहे थे और उसके जांच के दौरान उन्होंने देखा कि एक युवक भाग रहा है। जब उसका पीछा किया तो पुलिस पर उस युवक ने, आरोपी श्यामू वाजपेयी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी उसके ऊपर फायरिंग की और उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल श्यामू वाजपेयी घायल है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। श्यामू वाजपेयी पुलिस पर गोलियां चलाते हुए भाग निकलने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और वो जख्मी हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। घर में थे, आज तुमको पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है? और भी थाने में थे। तुम उस दिन रात में थे कि नहीं थे? पता नहीं सर, ये नहीं मालूम कितने तुम उस दिन मुठभेड़ में थे कि नहीं थे? नहीं थे। विकास की मुठभेड़ में थे? नहीं थे। विकास के गुर्गे पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं, तो वहीं शिवली के डॉन के अड्डों से हथियारों की बरामदगी का सिलसिला भी जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस हर उस जगह की खाक छान रही है जहां विकास ने हथियार छुपा रखे हैं। ये विकास दुबे के घर के सामने बना कुआं है। पुलिस को शक है कि विकास ने यहां 2 जुलाई की वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार फेंके होंगे। लिहाजा बिकरू गांव के इस कुएं का पानी पंप के जरिए बाहर निकाला जा रहा है, ताकि विकास के पाताल लोक की पड़ताल की जा सके और उसके जुर्म से जुड़े सबूत इकट्ठा किए जा सके। इस चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में 2 कुएं जिसमें असलहा फेंका गया, देखिए, जिसको लेकर यहाँ मजदूर लगे हुए हैं। 4 कर्मचारी लगाए गए हैं जो इसमें पूरी पंपिंग के माध्यम से पाइप करके देखिए खपच्ची डाल के पूरा इसका कर रहे हैं। और यह एक सेक्शन मशीन है जिसको डाला गया, जिसमें A छोटे पाइप को और B छोटे पाइप से हटा के इसको पूरा लेवल देखा जा रहा है। 4 मजदूर यहाँ लगाए गए हैं और 4 दूसरे कुएं में। बहुत कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले विकास दुबे के काले कारनामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। विकास दुबे की क्राइम कंपनी में शामिल गुर्गों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे और उसके गैंग में शामिल गुर्गों का सफाया करती जा रही है। विकास की दहशत की लंका में आग लग चुकी है। कानपुर और इसके आसपास के लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। विकास दुबे ने पुलिस वालों के जिस नरसंहार को अंजाम दिया,
उसमें विकास दुबे से भी ज्यादा अगर किसी को दोषी माना जा रहा है तो वो खुद यूपी पुलिस है। शुरुआत में खबर आई कि घटना के बाद करीब 100 पुलिस वालों के फोन सर्वेलेंस पर रखे गए। फिर चौबेपुर थाने का पूरा स्टाफ हटा दिया गया और उनका काम संभालने के लिए पुलिस लाइन से नई टीम भेज दी गई। विकास दुबे की मदद करने के आरोप में थाना इंचार्ज विनय तिवारी और बीट प्रभारी शर्मा अब गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विनय तिवारी पर तो मुठभेड़ वाली जगह से भागने का भी आरोप है। मतलब ये साफ हो गया कि 8 पुलिस वालों की शहादत केवल किसी गैंगस्टर से मुठभेड़ में नहीं हुई है, बल्कि अपने ही महकमे के भेड़ियों की भी भूमिका रही। अभी तक खाकी वर्दी में छिपे विकास के भेदियों की पहचान हो रही और चुन चुनकर उन पर कार्रवाई हो रही। यूपी के ही प्रतापगढ़ के कवि हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह। उन्होंने लिखा, जब धरती पर रावण राजा बनकर आता है, जो सच बोले उसे विभीषण समझा जाता है। भूख अन्न की, तन की, मन की फिर भी मिट जाती, धन की भूख जिसे लगती सब कुछ खा जाता है। कुछ तो बात यकीनन है कागज की कश्ती में, दरिया छोड़ो इससे सागर तक घबराता है। विकास दुबे का साम्राज्य ऐसा था कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि विनय तिवारी के थाना इंचार्ज रहते हुए चौबेपुर थाना विकास दुबे ही चला रहा था। यानी जिस अपराधी को बरसों पहले कानून की गिरफ्त में होना चाहिए था, पूरा थाना उसी की मुट्ठी में था। एसएसपी कानपुर रहे अनंत देव तिवारी तक भी शक के घेरे में, जिनका तबादला कर दिया गया। लेकिन यह कहानी उलझी हुई इसलिए है क्योंकि जिस विकास दुबे को पुलिस ने कभी कोई बड़ा अपराधी ही नहीं माना, पुलिस के बड़े बड़े अफसरों पर उसकी मदद करने और उसके लिए मुखबिरी करने के आरोप लग रहे हैं। तो रास्ते में बिल्कुल अंधेरा था, मतलब गांव में लाइट नहीं आई थी और ना ही किसी के मकान में घर के आस पास बल्ब नहीं जल रहा था, कोई भी लाइट बाइट की कोई सुविधा नहीं थी। तो हम विकास दुबे घर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक जेसीबी खड़ी। जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला हुआ। आठ पुलिस वाले शहीद हो गए। इसके बाद विकास दुबे नाम का एक गैंगस्टर सुर्खियों में छा गया। शहर शहर उसके पोस्टर चस्पा कर दिए गए। तो विकास की तलाश शुरू होते ही जुर्म की दुनिया से जुड़े ऐसे ऐसे राज सामने आने लगे जिनसे उत्तर प्रदेश पुलिस का भी सिर चकरा गया। विकास दुबे और पुलिस का एक ऐसा गठजोड़ सामने आया जिससे हर कोई हैरान रह गया। खाकी में मौजूद विकास के मुखबिरों की तादाद लंबी होती चली गई। जिनमें से सबसे ऊपर किसी का नाम है तो वो है चौबेपुर के पूर्व थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा। बिकरू गांव में विकास की कातिल कंपनी की गोलियों के शिकार हुए शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की एक चिट्ठी सार्वजनिक हुई थी, जिसमें 2 लोगों का नाम शामिल था, एक विनय तिवारी का और दूसरा विकास दुबे का। विनय तिवारी पर विकास दुबे की मदद करने का आरोप लगाते हुए देवेंद्र मिश्र ने तत्कालीन एसएसपी अनंत देव से कार्रवाई की मांग की थी। यही नहीं, देवेंद्र मिश्र ने अपनी चिट्ठी में किसी अनहोनी का शक भी जाहिर किया, लेकिन अनंत देव ने कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा कानपुर कांड के रूप में सामने आया। लिहाजा पुलिस ने इस मामले की पड़ताल करते हुए विकास के मददगार पुलिस वालों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। चौबेपुर के पूर्व एसओ विनय तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है,
मुठभेड़ के समय पुलिस टीम की जान खतरे में डालने, मौके से फरार होने और विकास दुबे से संबंध के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई। तत्कालीन एसओ विनय तिवारी ने अपनी दोस्ती निभाते हुए यहाँ टॉप 10 की लिस्ट को इस कबाड़ में जहाँ बिल्कुल कोई नहीं देख सके इस बोर्ड को उठा के किनारे कर दिया था। चलिए पहले तो हम इस बोर्ड का दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं और देखिए कि किस तरह इस बोर्ड को किनारे रख दिया गया था, जबकि पहले नंबर पर विकास दुबे पुत्र श्री राम कुमार दुबे, ग्राम बिकरू, थाना चौबेपुर। और अपराध का प्रकार की बात देखिए, मारपीट और हत्या, HS नंबर 58 और मुकदमों की संख्या 152A। वारदात वाली रात चौबेपुर थाने से बिकरू गांव की बिजली काटने का आदेश दिया गया था। इस मामले में भी चौबेपुर के पूर्व एसओ विनय तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा पर पुलिस को शक था। हालांकि न्यूज 18 से बातचीत में विनय तिवारी ने खुद को बेकसूर बताया था। आपके ऊपर कल से लगातार STF के द्वारा शिकंजा कसा गया, पूछताछ हो रही है, कई सवाल उठ रहे हैं, तो क्या कहना होगा आपका? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि पुलिस महकमे के एक अधिकारी आप हैं, आप पर ही उंगली उठ रही है। नहीं, मेरे ऊपर कोई पुलिस विभाग द्वारा ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है और ना ही मुझसे किसी प्रकार की ऐसी कोई जांच वगैरह की गई है। पुलिस विभाग मेरे साथ है। तो विनय तिवारी किस तरह वर्दी का रौब झाड़ा करता था, इसकी तस्दीक भी हुई है। उसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। गौर से सुनिए कैसे विनय तिवारी एक महिला से बदतमीजी कर रहा है। सर, अगर मर्डर हो जाए तो हम लोगों को तब क्या कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हें रोज रोज झगड़ा करना है। हाँ। पुलिस के पास मेरा इतना काम है कि तुम्हारे आगे पीछे घूमे। सर, मतलब हमारा एक अकेला घर, पूरे दिन से खून पी रखा है पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस का, और फिर अभी शाम को लगा दिया। सर हमने काम, हम कुछ नहीं, आपको सच बता रहे तो आप सर हमारा भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब हम लोग मर भी जाए। तुम्हारा भरोसा करके यहाँ पे कार्रवाई कर रहा हूँ। खाकी में छिपे गद्दार कई हैं, वर्दी से बेईमानी करने वाले कई हैं। विकास दुबे की मदद के शक में 200 से अधिक पुलिसकर्मियों के मोबाइल सर्वेलेंस पर डाले गए हैं। चौबेपुर, बिल्हौर, ककवन और शिवराजपुर थाने के 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी रडार पर हैं। इन सभी के मोबाइल सर्वेलेंस पर हैं और CDR भी खंगाले जा रहे हैं। तो इनमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो तत्कालीन SSP अनंत देव का है। विकास दुबे के फाइनेंसर जय वाजपेयी के साथ अनंत देव की ये तस्वीर और देवेंद्र मिश्र की चिट्ठी पर कोई कार्रवाई न करना कई सवाल खड़े करता। तो आपको बता दें कि चौबेपुर थाने के सभी 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। इनमें SI, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल है। विकास दुबे से साठगांठ के शक में यह कार्रवाई की गई है, जबकि पूर्व SSP अनंत देव को स्पेशल टास्क फोर्स से हटा दिया गया है। चौबेपुर में बितरू गांव में 8 पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारियों की निर्मम हत्या में विकास दुबे को पूर्व में पुलिस पार्टी के रेड के द्वारा सूचना देने के आरोप में पूर्व SO विनय तिवारी एवं बीट प्रभारी के शर्मा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। एक गैंगस्टर की मदद करने वाले पुलिस वालों को भी उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन 2 जुलाई की रात का वो भयानक मंजर अब भी वहां मौजूद पुलिस वालों को याद है। मौके पर मौजूद रहे कांस्टेबल अजय कश्यप उस रात की बात करते हुए आज भी सिहर उठते हैं। अपने ही महकमे के लोगों की मुखबिरी कैसे उन पर भारी पड़ गई थी, इसकी कहानी रोंगटे खड़े कर देती। वहीं तक पहुंच पाते हैं तो अचानक से फायरिंग होती है और फायरिंग बहुत जगह वाली होती है। कम से कम 20-22 राउंड आए हमने पहली बार में। तो वो वहाँ अजय सहगर की गोली लगी, हमारे भैया के उनके 2 गलियों के यहाँ लगी, और वैसो सर की गोली लगी, मेरे यहाँ हाथ में गोली लगी और टांग में लगी, पैर छर्रे लगे। तो हम बड़ी मुश्किल से, हमें एक आड़ सी दिखाई दी दीवार की, उस दीवार की आड़ लेके हमने थोड़ी कवरिंग फायरिंग की, कवरिंग फायर करते हुए, लेकिन हमें अंधेरा बहुत था। जुर्म की दुनिया से पुलिस का राब्ता तो होता रहता है, लेकिन ऐसा वाकया कभी कभार ही सामने आता है जब खाकी ही खाकी की दुश्मन बन जाए, जब वर्दीधारी गुंडे और बदमाशों के खैर ख्वाह बन जाए। लिहाजा सिस्टम में मौजूद इन जैसे वायरस की पहचान करना और उन्हें निकाल बाहर करना बेहद जरूरी है, वरना कानपुर कांड दोहराया भी जा सकता है।
विकास दुबे जिसकी तलाश इस वक्त कई राज्यों की पुलिस और हजारों पुलिस वाले एक साथ कर रहे हैं, न तो वो बीहड़ में छुपा कोई डाकू है, न ही कोई अंडरवर्ल्ड डॉन है। इसी सिस्टम के सामने खड़ा हुआ एक मामूली गुंडा धीरे धीरे सिस्टम के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो गया। जिस विकास दुबे ने पुलिस वालों का नरसंहार किया, उसने 17 साल पहले एक मंत्री की हत्या की थी। हत्या भी ऐसी कि सुनकर शायद भरोसा भी ना हो। बीजेपी के नेता थे संतोष शुक्ल, जो राज्य सरकार के श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन थे और उन्हें एक राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। विकास दुबे ने फिल्मी अंदाज में शिवली पुलिस थाने के अंदर घुसकर, जी हां, पुलिस थाने के अंदर घुसकर मंत्री की हत्या कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह कि पुलिस थाने में हुई हत्या का एक भी गवाह नहीं मिला। और जब कोई गवाह ही नहीं मिला तो कैसा जुर्म? विकास दुबे अदालत से बरी हो गया। कानपुर से बाहर तो विकास दुबे कभी नहीं निकला, लेकिन इस इलाके में आतंक का दूसरा नाम बन गया। राजनीति में भी एंट्री मारने की उसने कई बार कोशिश की। एक बार तो जेल में रहते हुए ही नगर पंचायत का उसने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गया। उसका रसूख, उसका दबदबा, उसकी ताकत बढ़ती गई। उसके नाम दर्ज अपराधों की फेहरिस्त भी लंबी होती चली गई। विवादित जमीनों पर कब्जा कर लेना उसका सबसे बड़ा धंधा बन गया। जमीन के लिए किसी को भी डराना, धमकाना या उसकी हत्या कर देना उसका पेशा बन गया। उसके रास्ते में जो भी कांटा बना उसने उसे उखाड़ कर फेंक दिया। गंभीर धाराओं में विकास दुबे पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। उसके ज्यादातर गुर्गों पर भी गंभीर धाराओं में केस दर्ज थे। करीब 2 दशक से सिस्टम में रहते हुए अपनी जड़ें फैलाता रहा विकास दुबे इतना बड़ा डॉन बन गया कि उसने पुलिस वालों का कत्लेआम करने के लिए पूरी योजना बना डाली। लेकिन मामूली गुंडे से उसकी इतने बड़े गैंगस्टर बनने तक के करीब 20 साल से ज्यादा लंबे सफर में उस पर लगाम कसने की कोशिश नहीं हुई। कितने ही परिवार उसके डर और खौफ के साए में जुल्म के खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पाए, जो अभी से मीडिया और कानून के सामने आने लगे। कानपुर कांड से पूरे देश को दहलाने वाले विकास की काली करतूतें भले ही अब सामने आ रही हों, लेकिन जुर्म की दुनिया से उसका बहुत पुराना नाता है। विकास के जुल्मों का शिकार हुए लोग डर की वजह से आज तक अपना दर्द किसी से नहीं कह पाए। लेकिन अब जैसे जैसे विकास की काली दुनिया का सूरज ढलने लगा है, लोगों के जहन से विकास का खौफ भी कम होने लगा है। उसके जुल्मों का शिकार हुए लोग अब एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये है छोटे खान और ये हैं छोटे खान के बेटे सलीम खान। विकास की दादागिरी का शिकार बने छोटे खान 28 साल से इंसाफ की आस लगाए बैठे थे। स्वास्थ्य कर्मचारी रहे छोटे खान को 1992 में विकास ने मामूली बात पर जमकर पीटा और पूरे गांव में घुमाया था। छोटे खान ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन दबाव में उन्हें शिकायत भी वापस लेनी पड़ी। छोटे खान को भले ही इंसाफ न मिला हो, लेकिन आज वो खुश जरूर है। छोटे खान स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया डिपार्टमेंट में कर्मचारी थे और 1992 में छोटे खान को इसी घर से दरवाजा तोड़ करके विकास दुबे ने 200 से अधिक साथियों के साथ मिलकर के यहां से उनको पीटते हुए पूरे गांव में घंटों घुमाया था। और अब जब अमर दुबे का मुठभेड़ में मौत हो गई, अमर दुबे को मार गिराया है पुलिस ने। बहुत साफ खुशी इनको हो रही है, बहुत ज्यादा से ज्यादा। ये है लल्लन वाजपेयी। लल्लन का आरोप है कि विकास ने इनके और इनके भाई की हत्या के मकसद से हमला किया था, लेकिन इनकी जान तो बच गई। हालांकि हमले में एक शख्स की मौत हो गई थी। लल्लन का आरोप है कि विकास को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। एक संज्ञान में आया था कि उसमें नेम्ड नहीं हो पाया था, लेकिन उसके पहले भी इसने एक हत्या कर दी। तो इसके बाद मैंने उसको देखता था कि भोला भाला तो बना ये ऐसा अपराध कर सकता है। 95 में मैं चुनाव लड़ा और 97 में मेरे भाई पे जब हमला इसने कर दिया, चूँकि इसके कुछ
छोटी मोटी इधर उधर जैसे दुकानों से वसूली कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, इसका मैं विरोध करता था। जुर्म की दुनिया में विकास का एक लंबा इतिहास है। स्कूल कॉलेज के समय से ही विकास ने लूटपाट और डकैती जैसी वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया था। 1990 में 20 साल की उम्र में विकास को छोटे मोटे झगड़े के सिलसिले में पुलिस ने पहली बार पकड़ा था और उसे छोड़ दिया। अगले साल 1991 में विकास के नाम धमकाने का पहला मामला दर्ज हुआ, लेकिन इसके अगले ही साल यानी 1992 में उसने 2 दलित युवकों की हत्या कर दी। 1992 से 2000 तक वो सियासत की दुनिया में किस्मत आजमाता रहा, लेकिन साल 2000 में उसने शिवली में रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। इसके बाद उसे शिवली का डॉन कहा जाने लगा। अगले ही साल 2001 में विकास ने थाने में घुसकर बीजेपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को गोलियों से छलनी कर दिया। 2018 में उसने अपने चचेरे भाई पर जानलेवा हमला कराया और 2020 में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आ गई। उत्तर प्रदेश पुलिस अब विकास और उसके साथियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की कसम खा रही है, लेकिन पुलिस को विकास को अंजाम तक पहुंचाने के साथ साथ उन लोगों को भी बेनकाब करना होगा जिनकी मदद से विकास ने जुर्म की यह दुनिया बनाई।